बेगूसराय रक्त रंजित था। उसी समय से कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया था और बूथ लूट की घटना 57 में हो गई थी। बेगूसराय के क्रिमिनल या तो मुजफ्फरपुर में आकर शेल्टर लेते थे या किसी शहर में छिपते थे या वे बनारस या अयोध्या जाकर साधु बन जाते थे ताकि पुलिस की कार्रवाई से बचे रहें। ऊपर दिख रहे थे साफ साफ मिनी नरेश, छत पर रेलिंग पर थे। अंदर सरस्वती पूजा हो रही थी, लोग पूजा दर्शन करने आ रहे थे, जा रहे थे। पूजा के दौरान आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सामान्य दिनों में जब कोई गैंगस्टर या कहीं ठहरता है तो उसके आगे पीछे 2-3 सुरक्षा घेरा होता है, 2-3 लेयर होता है, उसको क्रॉस करके ही उस बिल्डिंग में आप जा सकते हैं। लेकिन उस दिन सरस्वती पूजा का दिन था, वो भी ऑल ऑफ ए सडन चले आए थे। लापरवाही कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, लोग बड़ी आसानी से उस बिल्डिंग में आ रहे थे, जा रहे थे। मिनी नरेश की हत्या उनके गढ़ में सरस्वती पूजा के दिन पीजी हॉस्टल 5 में हो गई तो ये चर्चा का विषय हो गया था। तो अब कैंप मुकाबला संभालने के लिए अशोक सम्राट की एंट्री होती है। एक दिन की बात है कि चंदेश्वर सिंह के बेटे का फलदान तिलक था गांव में, पूर्वी चंपारण में, और चंदेश्वर सिंह यहाँ से टेंट का सामान और सारे लोगों को गेस्ट के स्वागत का सामान सारा कुछ यहाँ से लदवा रहे थे गाड़ी पर और जाने वाले थे। और उसी दिन एकाएक बाहर से अशोक सम्राट का आगमन होता है मुजफ्फरपुर में, और अशोक सम्राट ने अपनी गाड़ी शिवपुरी की ओर से, दामोद चौक की ओर से छाता चौक की ओर मोड़ दी। जैसे ही अशोक सम्राट की गाड़ी बलाई कैंपस के पास पहुंची तो देखा गया कि चंदेश्वर सिंह माल लदवा रहे हैं, सामान लदवा रहे हैं, बेटे के फलदान तिलक की तैयारी में है और नज़दीक से वो देख रहे हैं। जैसे ही वो चंदेश्वर सिंह के आवास के पास आने वाले थे, देख रहे हैं कि वही चंदेश्वर सिंह है, हथियार तैयार है। उससे कुछ ही पहले 100 मीटर के पहले एकाएक बिजली कट गई तो अंधेरा छा गया तो फिर टारगेट मिस कर रहा है। अंधेरे में कैसे मारेंगे, मिस फायर हो जाए, किसी दूसरे को गोली लग जाए। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धीरे इन्होंने गाड़ी स्लो किया, इनकी गाड़ी धीरे धीरे चंदेश्वर सिंह की ओर बढ़ रही है और चंदेश्वर सिंह ने सिगरेट पीने के लिए अपना लाइटर जलाया और तो लाइटर की रोशनी में चंदेश्वर सिंह का चेहरा चमका। अशोक सम्राट ने कोई चूक नहीं की, वहीं पर गोलियों से भून दिया चंदेश्वर सिंह की। जून 1990 में वहीं पर हत्या हो जाती है, बलाई कैंपस के पास ही, अपने घर के सामने में ही। बदन पर सफारी सूट है, हाथ में AK-47 और डिग्री डबल MA की। ये कहानी है बिहार के मोस्ट ग्लैमरस गैंगस्टर की, जिसे बिहार का श्री प्रकाश शुक्ला कहा जाता है, जो बिहार में सबसे पहले AK-47 लेकर आता है। नाम अशोक सम्राट। ये उन सम्राट अशोक की कहानी नहीं है जिन्होंने मगध साम्राज्य को ईरान की सीमाओं तक पहुंचाया घोड़े के नाल की दम पर। यह कहानी उस अशोक सम्राट की है जिसने बंदूक के नाल के दम पर बिहार का रक्त रंजित इतिहास कानून की किताबों में छेद करके लिख दिया था। ये कहानी उस अशोक सम्राट की है जिसका आतंक झारखंड की सीमाओं से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक था और पूरा इलाका उसके नाम से कांपता था, डरता था। 90 का दशक उसके नाम से हिल चुका था। तो ये कहानी वो सुनाने वाले हैं जिन्होंने सब कुछ देखा, भोगा और जिया। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ये है न्यूज पिंच की खास सीरीज 12 बोर। बहुत से लोग होंगे जो ये सोचते होंगे हमारी सीरीज का नाम 12 बोर क्यों है। तो 12 बोर सीरीज का नाम इसलिए है क्योंकि जो भारत में क्राइम की शुरुआत होती है वो 12 बोर की एक कारतूस से ही होती है। बाकी ऑटोमेटिक गन्स जो है वो बाद में आई। कट्टा में जो गोली लगती है वो 12 बोर होती है अवैध असलहे में। तो इसीलिए हमारी सीरीज का नाम 12 बोर है। और 12 बोर में कहानी सुना रहे हैं आपको बिहार के बहुत प्रसिद्ध, नामी और बहुत पुराने क्राइम जर्नलिस्ट विभेष त्रिवेदी जी, जिन्होंने लंबे वक्त से, तकरीबन 30 साल से ज्यादा से 32 साल से क्राइम कवर किया है। मुजफ्फरपुर में रहते हैं और चूंकि सारा क्राइम इसी जिले के आसपास हो रहा था तो इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तो पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शुक्ला ब्रदर्स क्राइम की दुनिया में आते हैं और कैसे उनका मर्डर होता है। दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि जो उनके विरोधी थे, बृज बिहारी प्रसाद जो मिनिस्टर थे, उनका कैसे मर्डर होता है और उस मर्डर में कैसे यूपी के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को बुलाया जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा आपको और पीछे ले चलें क्योंकि अशोक सम्राट जो है वो इनसे पहले क्राइम की दुनिया में कदम रख देता है और
उसका आतंक अलग लेवल का होता है। और उसकी कहानी जो इर्द गिर्द बुनी जाती है, उसके केंद्र में होता है मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज। तो विभेश सर जो अपना इनकी तापमान मैगजीन के संपादक हैं और अपना चैनल चलाते हैं, क्या सर आपके चैनल का क्या नाम है? जनता चौक लाइव। जनता चौक लाइव, हाँ। तो उस पे भी ये कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन हमने कहा इनसे विशेष रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप इतना अच्छा सुना रहे हैं तो आपके साथ 1-2 एपिसोड और शूट किया जाए। लोग ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं। अशोक सम्राट की बात करते हैं सर। कहां से शुरू होती है अशोक सम्राट की कहानी, और कौन है ये, इसका इतना टेरर क्यों था, क्या है AK-47 की कहानी, क्या है सफारी सूट वाले गैंगस्टर की कहानी? अशोक सम्राट का साम्राज्य था अपना अपराध की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जी। कटिहार से गोरखपुर तक। आप कह सकते हैं कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो अशोक सम्राट चर्चित कहाँ से हुए, कहाँ से उनके नाम का आतंक हुआ, कहाँ से वो चर्चित हो गए, वो धरती मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर में ही एकाएक वो चर्चित हुए थे। एक बहुत बड़े राजनेता से वो टकरा गए थे, एक बहुत बड़े राजनेता के खिलाफ आकर खड़े हो गए थे, जिनकी तूती बोलती थी। वो नगर पिता कहलाते थे, रघुनाथ पांडे। उनके खिलाफ लोकसभा चुनाव 1991 में सामने आ गए थे अशोक सम्राट। तो ये कैसे आए, इस कहानी को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चले, चाहे ताकि दर्शक पृष्ठभूमि समझ ले कि ये ओरिजिन कहाँ से है, और तब कहानी को ठीक से समझने में एकाएक अशोक सम्राट आए नहीं, कैसे आए, कैसे वो जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। तो हम लोग चलते हैं बेगूसराय, और क्योंकि ये आपको पृष्ठभूमि बेगूसराय, आप चलिए वहां से शुरू की। पृष्ठभूमि बताना इसलिए भी जरूरी क्योंकि बिहार के बाहर के जो दर्शक हैं, और मुझे लगता है बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं, कि गूगल करने पे अशोक सम्राट लिखने पे सम्राट अशोक की तस्वीर आएगी, उनकी बात होती। लेकिन ये अशोक सम्राट कौन है, कौन गैंगस्टर है, कहां से आया और इसका आतंक क्या था? क्योंकि अब इंटरनेट पे खोजे एक आध तस्वीर मिलती है, लेकिन आप लोगों ने जो देखा है वो एक दौर था जो इसके नाम से पूरा इलाका कांपता था। तो बेगूसराय चलते हैं। ये अशोक सम्राट जो हैं जी, ये बेगूसराय में बरौनी रेलवे स्टेशन के निकट एक गांव है सोकहारा जी, वहां के निवासी है। अपराध की दुनिया में पहले कदम रख चुके थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी उभरी कि मुजफ्फरपुर में वो चर्चित हुए। मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे। अच्छा। तो हम लोग बेगूसराय चल रहे हैं, और 1957 के बिहार विधानसभा चुनाव पर हम चलते हैं। अच्छा। जब पहली बार बिहार में बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में हथियार के बल पर बूथ लूटे गए थे। एक गांव है बेगूसराय में, रचियाही गांव। उन दिनों मैं बता दूं दर्शकों को कि 4 गांव 5 गांव का बूथ एक जगह होता था। सभी प्रत्याशियों के अलग अलग बक्से होते थे। बक्से पर प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का नाम लिखा होता था। आप बैलेट पेपर लेकर जा रहे हैं, जिसको वोट डालना है उसके बक्से में डाल देंगे। तो बेगूसराय रक्त रंजित था। उसी समय से कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया था, और बूथ लूट की घटना 57 में हो गई थी। तो रचियाही गांव बूथ पर वोटर जा रहे थे वोट डालने के लिए। राजापुर गांव के वोटर जा रहे थे, मचहा गांव के वोटर जा रहे थे, रचियाही गांव के वोटर जा रहे थे। रास्ते में 20 हथियारबंद अपराधियों ने उनको घेर लिया और कहा कि नहीं, तुम लोगों को नहीं जाना है, लौटा दिया। और यहां बूथ पर कामदेव सिंह के नेतृत्व में लोग खड़े थे, हथियारबंद दस्ता खड़ा था बूथ लूटने के लिए। ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नाक की लड़ाई थी। क्योंकि 52 में जो कांग्रेस के विधायक बेगूसराय से जीते थे, उनका असामयिक निधन हो गया था। 1956 में उपचुनाव हुआ था, और कांग्रेस को हराकर विधानसभा उपचुनाव में, बेगूसराय के उपचुनाव में 1956 में चंद्रशेखर प्रसाद सिंह कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया था। तो अब जो 57 में फिर दूसरा आम चुनाव हो रहा था बिहार विधानसभा का, तो कांग्रेस डरी हुई थी और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी कि कम्युनिस्ट फिर जीतने नहीं पाए। सरजू सिंह कांग्रेस के कैंडिडेट बनाए गए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर से चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को कैंडिडेट बनाया था। बड़ी गहमा गहमी थी उस चुनाव में, करो या मरो की स्थिति थी।
कांग्रेस कैंडिडेट जो सरजू सिंह थे, उनकी ओर से पहली बार तस्कर सम्राट के नाम से आगे मशहूर हुए कामदेव सिंह हथियारबंद दस्ते के साथ थे। उनका एक दस्ता रास्ते में था कि बूथ पर ग्रामीण वोट डालने नहीं जा सके, और दूसरा दस्ता बूथ पर था जिसने सारे बैलेट पेपर लेकर के और कांग्रेस कैंडिडेट के लिए छाप लिया और कांग्रेस कैंडिडेट की जीत हो गई। तो उन्हीं दिनों कम्युनिस्ट और कांग्रेस की लड़ाई जो है विस्फोटक रूप ले ली, मारो और मरो की स्थिति पैदा हो गई। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि आगे चलकर कम्युनिस्टों ने कामदेव सिंह के भाई मल जी की हत्या कर दी। कम्युनिस्ट लीडर सुखदेव सिंह थे, उन्होंने हत्या कराई। कहा जाता है कि कम्युनिस्ट लड़ाई थी और वो कामदेव सिंह कांग्रेस के लिए बूथ लूटे थे, तो कामरेड सुखदेव सिंह थे एक वनद्वार गांव के, बेगूसराय के वनद्वार गांव के, उन्होंने हत्या कराई कहा जाता है। और हत्या किसने की? तो एक रामानंद सिंह थे, उनके खास आदमी थे, उन्होंने हत्या की। और इतना ही नहीं, उधर से दूसरे गैंग ने रामानंद सिंह के भाई केदार सिंह की हत्या कर दी थी। मतलब हर रोज हत्याएं हो रही थी, वो उसको मार रहे हैं, वो इसको मार रहे हैं, ये लड़ाई चल रही थी। वही सुखदेव सिंह के लड़के थे वीरेंद्र सिंह, रामदेव सिंह के बॉस कह लीजिए, रामदेव सिंह का सहयोगी कह लीजिए। 72 में कामरेड सुखदेव सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह मुजफ्फरपुर में पढ़ने आते हैं और कहीं पर डेरा लेकर वो पढ़ रहे थे। पहले से जो बेगूसराय के लड़के थे, मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज कैंपस के बगल में एक भूमिहार हॉस्टल था, उसमें रहा करते थे। उन लड़कों से वीरेंद्र सिंह को चुनौती मिल रही थी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े डॉन कह लीजिए, कम्युनिस्ट लीडर सुखदेव सिंह कह लीजिए, उनके लड़के थे। उनकी भी तासीर ऐसी थी कि वो किसी का रौब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आगे चलकर बताऊंगा कि भागलपुर जेल के अखफोरवा कांड से पहले एक अखफोरवा कांड हुआ था, वनद्वार गांव में हुआ था। ये वनद्वार गांव बेगूसराय में कई मामलों में जाना जाता है। जमींदारों का गांव है, पढ़े लिखे लोगों का गांव है। वहां के लोग पढ़कर डॉक्टर बन रहे थे, प्रोफेसर बन रहे थे, और वहां अपराधियों का भी वो गांव था, और कांग्रेस बनाम कम्युनिस्ट की लड़ाई का भी एक केंद्र था। बहुत सारे गांव बेगूसराय में कम्युनिस्ट बनाम कम्युनिस्ट की जो खूनी लड़ाई थी उसके केंद्र थे। उसमें एक वनद्वार गांव भी था। और इधर ये मुजफ्फरपुर जो है, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का एजुकेशन का हब था। यहाँ जो एलएस कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज के नाम से जाना जाता था, वो पहले ग्रेयर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज होता था। बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने नाम बदलकर लंगट सिंह कर दिया कि किसी जाति के नाम पर नहीं रहे, नहीं तो उसका नाम था ग्रेयर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज। उस कॉलेज की खासियत यह है कि देश भर के विद्वानों को लाया गया था टीचर के रूप में। पटना साइंस कॉलेज के बाद एलएस कॉलेज का नाम होता था। आप इमेजिन कीजिए कि एलएस कॉलेज से देश के राष्ट्रपिता का नाम जुड़ा हुआ है, पहले राष्ट्रपति का नाम जुड़ा हुआ है, राष्ट्रकवि का नाम जुड़ा हुआ है। रोचक है, संक्षेप में बताते हुए मैं निकल रहा हूं कि 1917 में जब गांधी आते हैं, चंपारण सत्याग्रह के लिए जा रहे होते हैं, तो चंपारण से पहले वो मुजफ्फरपुर में रुकते हैं। एलएस कॉलेज में ही उनको ठहराया गया था। रेलवे स्टेशन से आचार्य जेबी कृपलानी के नेतृत्व में, वो सुप्रिटेंडेंट होते थे, उनके नेतृत्व में लड़के लोग बग्घी पर गांधी को खींच करके, अपने कंधे से खींच करके लड़के लोग ले गए थे गांधी को एलएस कॉलेज कैंपस में। तो गांधी का पहला पड़ाव एलएस कॉलेज में था। वो ऐतिहासिक कूप अभी भी है जहां गांधी स्नान किए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रकांड विद्वान थे, वो यहाँ टीचर थे। देश से चुन चुन करके बड़े बड़े विद्वानों को टीचर बनाया जा रहा था। और आगे चलकर जो इतिहास के छात्र थे, ग्रेजुएट थे, रामधारी सिंह दिनकर पीजी नहीं किए हुए थे, लेकिन उनको हिंदी का टीचर बनाया गया एलएस कॉलेज में, विभागाध्यक्ष भी बनाया गया। क्योंकि देश भर में उनकी रचनाओं की ऐसी तूती बोल रही थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा कॉलेज रहा होगा। तो बेगूसराय जो पढ़ने के लिए भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, और जमींदारों का गांव, अफराध संपत्ति है, वहां के लड़के या तो साइंस कॉलेज में जाएंगे पढ़ने, नहीं तो दूसरा पसंद यहाँ होता, यहाँ पढ़ने आते थे। और वहाँ के लोग जो पढ़ के प्रोफेसर बन रहे हैं, वो भी यहाँ आ रहे हैं, प्रोफेसर बनने के लिए आ रहे हैं। जो डॉक्टर बन रहे हैं, वो यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आ रहे हैं।
और अपराधियों की भूमि है। जब पुलिस खदेड़ रही है तो वहां से छिपने के लिए भी अपराधी यहाँ आ रहे हैं। बेगूसराय के अपराधी नागा साधु बन करके अयोध्या में चले जाते हैं, रहने लगते हैं, रह रहे थे। वो मूलतः अपराधी थे, वे बनारस में शेल्टर लेते थे, वे मुजफ्फरपुर में एलिस कॉलेज के हॉस्टल में शेल्टर लेते थे। तो उसी क्रम में कॉमरेड सुखदेव सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह यहाँ आते हैं। वो आज जहाँ पर एसकेजे लॉ कॉलेज है उसी के कैंपस में बहुत दिनों तक अपने कुछ सहयोगियों के साथ रहते थे। उनकी लड़ाई हो गई। जो और स्टूडेंट थे जिनको क्रिमिनल भी कह सकते हैं, जो भूमिहार हॉस्टल में रहते थे, जहाँ पर अभी राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय है, वो पहले भूमिहार हॉस्टल होता था। तो उनकी चुनौती को ध्वस्त करने के लिए वीरेंद्र सिंह ने बमबारी की थी, भीषण बमबारी की थी। और उस हॉस्टल से आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन बेगूसराय के लड़के हमेशा के लिए शहर छोड़कर भाग गए थे। वो भी मूलतः क्रिमिनल बन चुके थे, आए थे पढ़ने के लिए और क्रिमिनल बन चुके थे। तो वो चले गए थे और तब शहर में वीरेंद्र सिंह की तूती बोलने लगी थी। अपने सहयोग में वीरेंद्र सिंह रामानंद सिंह को भी लेकर आए थे। वही रामानंद सिंह जिनकी अदावत वहां कामदेव सिंह से चल रही थी। कामदेव सिंह ने इनके भाई केदार सिंह की हत्या कराई थी और इन्होंने सुखदेव सिंह के कहने पर कामदेव सिंह के भाई मल जी की हत्या कराई थी। तो अब उसका एक अगला चैप्टर मुजफ्फरपुर में खुल जाता है कि वीरेंद्र सिंह की तूती बोल रही है और रामानंद सिंह की तूती बोल रही है। अब यहाँ एक और कैरेक्टर आते हैं। मुजफ्फरपुर में सिर्फ एजुकेशन का ही हब नहीं था। उत्तर बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, इन सब जिलों के जितने बड़े बड़े नेता थे सबका आवास यहाँ होता था। पढ़ने वाले छात्र आते थे, नेपाल से भी आते थे, भागलपुर से आते थे, पूरे बिहार से लड़के यहाँ पढ़ने आते थे। एजुकेशन का तो हब था ही, दूसरा यहाँ ठेकेदारी का भी हब था। ठेकेदारी के लिए भी लोग आ रहे थे। तो रंगदार भी आ रहे थे, ठेकेदार भी आ रहे थे, अपराधी भी आ रहे थे। हर तरह के संतों का यहाँ जमावड़ा हो रहा था। उसी में एक संत, मैं मजाकिया लहजे में बोल रहा हूँ, एक रंगदार कहिए, गैंगस्टर कहिए, उनका नाम था चंदेश्वर सिंह। वो पूर्वी चंपारण के थे। वो मुजफ्फरपुर में अभी जो स्पीकर चौक है वहीं पर एक गली है, एक सड़क है जो दामोचक रोड जिसको कहते हैं, उसमें एक बंगाली के आवास पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसको बलाई कैंपस कहते हैं। जितने अपराधी आते थे प्रायः आगे चलकर वो किसी न किसी के आवास पर कब्जा कर लेते थे। ये भी एक नोट करने वाली बात है कि किसी न किसी के आवास पर कब्जा कर लेना, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। इसमें सबसे ज्यादा शिकार हुए बंगाली समुदाय के लोग। अंग्रेजी शासनकाल में जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक होता था, हुकूमत कलकत्ता से चलती थी, तो बहुत सारे एम्प्लॉय लोग आते थे, यहाँ बसते थे। यहाँ बंगालियों की बड़ी बस्ती होती थी, अच्छे अच्छे मकान होते थे। आज़ादी के बाद का जो आपराधिक इतिहास है उसमें उन बंगालियों के आवास पर कब्जा, उनकी हत्या, अपहरण की बहुत सारी वारदातें होती रही हैं। तो चंदेश्वर सिंह एलिस कॉलेज के जस्ट बगल में स्पीकर चौक के पास रहते थे, बलाई कैंपस में एक बंगाली के मकान, महिला के मकान पर कब्जा करके। चंदेश्वर सिंह भी रघुनाथ पांडे के आदमी थे, लेकिन जो ठेकेदारी की दुनिया थी, रंगदारी की दुनिया थी, उसमें उनको वीरेंद्र सिंह से भी चुनौती मिल रही थी। रघुनाथ पांडे एमएलए थे कांग्रेस से? नहीं, रघुनाथ पांडे तो 80 में एमएलए बनते हैं। उससे पहले वो नगर निगम के ये थे, नगर पालिका। और अभी बात हो रही है 70-75 की बात, 70-75 की बात हो रही है। 72 में वीरेंद्र सिंह आ गए हुए हैं और 83 को टक्कर देने के लिए चंदेश्वर सिंह आ गए। चंदेश्वर सिंह हैं। अब इसमें जो रामानंद सिंह हैं उनको चढ़ाया बढ़ाना, चंदेश्वर सिंह बड़े चालाक थे। वो बेगूसराय के अपराधियों का ही उपयोग करते थे और मिनी नरेश के खिलाफ भड़काते थे। एक मिनी नरेश भी थे, इकोनॉमी, वो पोल साइंस के स्टूडेंट थे यहाँ, वो भी एक रंगदार के रूप में उभर रहे थे। वो उनकी भी तूती बोलती थी। तो उन रामानंद सिंह को सिखाना, पढ़ाना, भड़काना शुरू किया मिनी नरेश के खिलाफ चंदेश्वर सिंह ने। बेगूसराय के 2 लोगों को लड़ाएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। तो मिनी नरेश को इसकी जानकारी हो गई कि रामानंद सिंह मेरी हत्या कर सकता है। तो छाता चौक के आसपास ही मिनी नरेश ने ही दिन दहाड़े रामानंद सिंह की हत्या कर दी। यह 1983 की बात है। और मात्र 1.5 महीने के बाद उसी छाता चौक पर एक बाबा चाय की दुकान जो अब भी है, उसी बाबा चाय की दुकान में वीरेंद्र सिंह बैठे होते हैं और वीरेंद्र सिंह की हत्या
चंदेश्वर सिंह ने करा दी। चंदेश्वर सिंह वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर 100 कदम की दूरी पर रहते थे बलाई कैंपस में। उन्होंने बेगूसराय के अपराधी हैप्पी सिंह से हत्या करा दी। किसकी? वीरेंद्र सिंह की। वो वीरेंद्र सिंह जिसके फादर की 1981 में जब हत्या होती है बेगूसराय के खूनी संघर्ष में, तो कोलकाता में 5 फरवरी 1981, एक तारीख 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है, फ्रंट पेज पर अंग्रेजी की अखबार में खबर छपी, कॉमरेड सुखदेव सिंह शॉट डेड, लीड स्टोरी छपी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉमरेड सुखदेव सिंह कैसे थे। और उस कॉमरेड सुखदेव सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह जो वहां अपने गांव में अखफोरवा कांड को अंजाम दे चुके थे, वो एक साधारण हैप्पी सिंह के हाथ थे। बड़े बड़े अपराधी छोटे छोटे प्यादों से मुजफ्फरपुर में मारे जाते थे। चंदेश्वर सिंह ने हत्या कर दी। अब मिनी नरेश के निशाने पर आ गए चंदेश्वर सिंह कि इसने किसकी हत्या कर दी? तो वीरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। और यही व्यक्ति है जो रामानंद सिंह को चढ़ा बढ़ा रहा था मिनी नरेश के खिलाफ। तो दोनों एक दूसरे के ताक में रहते थे, दोनों करो मारो मरो की तैयारी में रहते थे कि हम मारे तो हम मारे। ये लड़ाई शुरू हो गई। और दोनों सेम कास्ट से थे? दोनों सेम कास्ट के थे। चंदेश्वर सिंह पूर्वी चंपारण के थे और मिनी नरेश बेगूसराय के थे। अब ये लड़ाई चल रही थी चंदेश्वर सिंह वर्सेज मिनी नरेश। अब चंदेश्वर सिंह ने वही पॉलिसी अपनाई और मिनी नरेश के दूसरे गुर्गे, मिनी नरेश जिसको अपने सहयोग में बेगूसराय, यहाँ के जो अपराधी होते थे वो बेगूसराय से अपने सहयोगियों को ले आते थे। जैसे वीरेंद्र सिंह लेके आए थे यहाँ, कभी कोई नागा नरेश, कोई नाटा नरेश, तरह तरह के नाम मिलेंगे। एक मोछू नरेश भी थे, उनकी हत्या हुई, कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। मोछू नरेश के बारे में कहा जाता है कि वो बेगूसराय के थे, लेकिन नहीं, वो मूल रूप से छपरा जिला के निवासी थे, लेकिन उनका ननिहाल बेगूसराय था, इसलिए लोग समझता था कि मोछू नरेश भी बेगूसराय के हैं। तो हर 6 महीने पर, साल भर पर एक न एक अपराधी मारा जाता था। हत्या हो रही थी उस कॉलेज के इर्द गिर्द। वो कॉलेज जहां गांधी आए, जहां जो दिनकर पढ़ाते थे, हाँ। जो विद्या का केंद्र होता था वो अब अपराध का केंद्र हाँ, होता था। उसमें एक और बात है, जो शिक्षक थे वो भी शेल्टर देते थे। जो बेगूसराय के आए हुए शिक्षक थे उनके घर पर भी हथियार रखे जाते थे और उनमें से कुछ शिक्षक उन अपराधियों का उपयोग भी करते थे। मतलब 80 का दशक आते आते बाकी क्रिमिनल मारे जा चुके हैं। चंद्रेश्वर सिंह वर्सेस मिनी सिंह की कहानी, मिनी नरेश की कहानी बची हुई है जी। उसी कॉलेज के इर्द गिर्द। बेगूसराय का माहौल एकदम गर्म है और जब हम ये कहानी सुन रहे हैं तब माहौल एकदम ठंडा है, क्योंकि भयंकर बारिश हो रही है एकदम चपक के। पिछले 24 घंटे से इस इलाके में पानी नहीं रुक रहा। आप पता नहीं ये एपिसोड कब देख रहे होंगे। और हम पूरी जतन से कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कहानी आप तक ले आए, क्योंकि कहानी कि अभी आप पहले पड़ाव तक पहुंचे हैं, अभी आपने बैकग्राउंड जाना है। अभी अशोक सम्राट, अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट की एंट्री होनी बाकी है। तो अब बचे 2 लोग, जी। आमने सामने की लड़ाई है। टीचर आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक अपने क्रिमिनल पाल रहे हैं। एक नेता है, नगर पिता है, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? देखिए, हम 2 व्यक्ति के रूप में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दरअसल यहाँ पैरेलल 2 अपराध के विश्वविद्यालय चल रहे हैं। एक तो एलएस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसी के पैरेलल, उसी कैंपस में अपराध का भी एक विश्वविद्यालय चल रहा है। एक के कुलपति मिनी नरेश है, दूसरे के कुलपति चंदेश्वर सिंह हैं। अब ये मिनी नरेश के इंस्टीट्यूट में दाखिला 2 तरह से हो रहा है। जो लड़के पढ़ने आ रहे हैं, बड़े बोनाफाइड अच्छे लड़के आ रहे हैं, उसमें से 25% लड़के क्रिमिनल बन जा रहे हैं। बड़े बड़े घर के लड़के आते हैं और उसमें से 5-10% लड़के, हर बैच के 2-4 लड़के, वो मिनी नरेश के गैंग में दाखिला ले रहे हैं। वो उनको मुंगेरिया कहा जाता था, उनसे शहर थर्राता था। मुंगेर जिला से ही बेगूसराय जिला निकला था, लेकिन उन दिनों तक लोग बेगूसराय के लड़कों को मुंगेरिया कहते थे। उनकी जो भाषा थी, उस भाषा में कोई किसी दुकान पर कोई चीज खरीद ले, पैसा हिम्मत नहीं है कि कोई मांग ले। उनको शराब फ्री है, वो रंगदारी ले रहे हैं, वो कपड़ा ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं। तो वो आए थे पढ़ने के लिए और रंगदार बन गए हैं। उनको एक, उनकी भाषा से ही लोग डर रहे हैं कि ये मुंगेरिया है, बेगूसराय के हैं। तो उन्हीं दिनों मिनी नरेश के गैंग में एक आते हैं बेगूसराय के बहादुरपुर गांव के महंत राम लगन दास।
वो भी बड़े लड़ाके और बहुत खतरनाक और पक्के सहयोगी। अब चंदेश्वर सिंह ने शुरू किया और उन्हीं दिनों कभी कभी रेगुलर नहीं रहते थे, अशोक सम्राट उर्फ अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट का भी आना जाना शुरू हो गया हुआ। और मैं दो नामों की चर्चा कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आ रहे थे, कहानी बड़ी हो जाएगी इसलिए हम संक्षेप में लेकर चल रहे हैं। तो इन लोगों की भी एंट्री हो रही थी और चंदेश्वर सिंह अब महंत राम लगन दास को फोड़ना शुरू किए, जहर घोलना शुरू किए कि तुम मारे जाओगे, तुम लड़ते हो, तुम मिनी नरेश के लिए गोली चलाते हो और मलाई मिनी नरेश खा रहे हैं, तुम लड़ते हो, तुम्हारा जान जोखिम में डालते हो, नाम मिनी नरेश का हो रहा है। और कभी पीने खाने के लिए पैसा चंदेश्वर सिंह दे देते थे, कुछ खर्च करते थे। कभी मिनी नरेश बाहर चले गए तो कुछ दिनों तक राम लगन दास को अपने प्रभाव में चंदेश्वर सिंह रखने लगे। तो जो गुर्गे थे, जो दोनों के अंदर में काम करते थे, वो लोग भी कंफ्यूजन में रहते थे। मतलब एक लाइव वाकया बताऊं कि एक प्रोफेसर के आवाज पर जो राइफल साफ करने के लिए आ रहा है शंकर दास और मनोज दास, जो राइफल अपराधियों के राइफल के नियमित सफाई हो रही है, वो कभी कह रहा है कि मिनी नरेश को नहीं छोड़ेंगे और फिर 5-10 दिन के बाद वो फिर वही राइफल के नाल की सफाई कर रहा है तो वो कह रहा है कि हम राम लगन दास को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कौन किसको मार देगा ये कहना मुश्किल था। राम लगन दास में और मिनी नरेश में फूट डालने में, संशय पैदा करने में चंदेश्वर सिंह सफल हो जाते हैं। चंदेश्वर सिंह सफल हो जाते हैं और एलएस कॉलेज के इलाके में शाम ढलने के बाद कोई निकल नहीं रहा है, छाता चौक इलाके में अगल बगल में कोई निकल नहीं रहा है कि कब गोली चल जाएगी, कब किसकी हत्या हो जाएगी। और हत्याओं का तो सिलसिला चलते ही रहता था, शक के आधार पर भी कभी कभी कोई मारे जाते थे। उन्हीं दिनों अब बात आती है 1989, सरस्वती पूजा का दिन था, तारीख थी 18 फरवरी 1989। पीजी हॉस्टल 5 में, बिहार यूनिवर्सिटी के पीजी हॉस्टल 5 में बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा की तैयारी की गई थी। और आपको बताऊं कि उन दिनों जोर जबरदस्ती से शहर में पैसा वसूला जाता था। उसमें भी 2 गैंग, 2 हॉस्टल के लिए 2 गिरोह बढ़ जाते थे, समझौता होता था, कुछ इलाकों में वो वसूल रहे हैं, कुछ इलाकों में ये, और पैसा अनाप शनाप पूजा में खर्च किया जाता था। तो उस सरस्वती पूजा के दिन पीजी 5 में मिनी नरेश भी थे। तो उससे 3-4 दिन पहले की एक रोचक घटना बता दूं कि मिनी नरेश मुजफ्फरपुर से एक व्यवसायी, जो उन दिनों छोटे व्यवसायी थे, आज अभी ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में बड़े व्यवसायी माने जाते हैं, उनकी गाड़ी से वो पटना जाते हैं और पटना से अपने 2-3 साथियों के साथ वो चले जाते हैं कोलकाता, एक हॉट मिक्स प्लांट के लिए, सड़क की ठेकेदारी वगैरह लेने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए। उनको बाद में आना था, शायद वहाँ सौदा पक्का नहीं हुआ या सामान अच्छा नहीं मिल रहा था। ऑल ऑफ ए सडन हुए आ गए मुजफ्फरपुर, सीधे आ गए। मिनी नरेश के साथ जो एक व्यक्ति थे उसको चंदेश्वर सिंह खोर रखे थे और चंदेश्वर सिंह को और राम लगन दास को पता चल गया कि मिनी नरेश आ गए हैं, पहले ही आ गए हैं और सरस्वती पूजा हो रही है। तो मिनी नरेश उस दिन आम लोगों के बीच बहुत आसानी से उपलब्ध थे। पीजी 5 में ऊपर में छत पर रेलिंग पर बैठे हुए थे। बहुत बड़ा सामने मैदान है, लोग सरस्वती पूजा देखने जा रहे हैं, आ रहे हैं। इससे पहले मिनी नरेश जब 2-3 दिन पहले कलकत्ता जब गए थे, उसी समय अशोक सम्राट भी यहाँ से चले गए कि जब हेड बॉस नहीं हैं तो वो भी बेगूसराय चले गए थे। और मिनी नरेश के जितने जो फाइटर, लड़ाकू, जो लोग मेन थे, वो सब अपने अपने घर चले गए थे, समझे कि बॉस नहीं है। लेकिन मिनी नरेश ऑल ऑफ ए सडन आ गए। अब राम लगन दास ने मिनी नरेश के लोगों को ही सेट कर दिया, जिसमें 3 नाम आता है मुख्य रूप से, राजकिशोर सिंह और शंकर दास, मनोज दास। ये शंकर दास और मनोज दास, आप चौंकेंगे फिर, ये नागा साधु थे, अयोध्या के। बेगूसराय के क्रिमिनल या तो मुजफ्फरपुर में आकर शेल्टर लेते थे या किसी शहर में छिपते थे, या वे बनारस या अयोध्या जाकर साधु बन जाते थे ताकि पुलिस की कार्रवाई से बचे रहें। तो वो अयोध्या के नागा साधु जो थे, शंकर दास और मनोज दास, वो आए हुए थे और वो राजकिशोर के साथ वहां घात लगाकर घूम रहे थे। लेकिन मिनी नरेश ने ये कल्पना भी नहीं की थी
कि आज हमारी हत्या हो सकती है, हम पर अटैक हो सकता है। मैदान में जो जो लोग आ रहे थे वो सब मिनी नरेश को भी जानने वाले थे और वो सब राजकिशोर सिंह को भी जान रहे थे। राजकिशोर सिंह की पत्नी को नौकरी दिलाने में कहा जाता है कि मिनी नरेश की पैरवी हुई थी। शंकर दास भी थे मैदान में, तो ऊपर दिख रहे थे साफ साफ मिनी नरेश छत पर रेलिंग पर थे। अंदर सरस्वती पूजा हो रही थी, लोग पूजा दर्शन करने आ रहे थे, जा रहे थे। पूजा के दौरान आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सामान्य दिनों में जब कोई गैंगस्टर या कहीं ठहरता है तो उसके आगे पीछे 2-3 सुरक्षा घेरा होता है, 2-3 लेयर होता है, उसको क्रॉस करके ही उस बिल्डिंग में आप जा सकते हैं। लेकिन उस दिन सरस्वती पूजा का दिन था, वो भी ऑल ऑफ ए सडन चले आए थे। लापरवाही कहिए या ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, लोग बड़ी आसानी से उस बिल्डिंग में आ रहे थे, जा रहे थे। और उसमें से जो मिनी नरेश के साथ एक आए थे प्रेम सिंह, उन्होंने बात लीक कर दी थी उधर चंदेश्वर सिंह के यहाँ और रामलगन दास तक कि मिनी नरेश आ गए हैं और सरस्वती पूजा में उपलब्ध रहेंगे। उधर से तैयारी हो गई, राजकिशोर आ गए हथियार बंद। जाड़ा का दिन था, चादर भी ओढ़े हुए हैं, स्वेटर भी पहने हुए हैं, तो बम या कोई पिस्तौल वगैरह हथियार सबको छुपाना उन लोगों को अपने शरीर में बहुत आसान था। अब वो लोग नीचे खड़े थे, जो लोग कोई आता था जो मिनी नरेश से रिलेटेड लोग थे, तो वो उनके पास हथियार है कि नहीं इसकी जांच हो रही थी बड़ी चालाकी से। ये शंकर दास, राजकिशोर जी उन लोगों से गले मिलते थे, लेकिन गले मिलते हैं तो हाथ पीठ पर होनी चाहिए, सीने से ऐसे होनी चाहिए, लेकिन हाथ पीठ पर नहीं। जिससे वो गले मिलने का नाटक कर रहे थे उनके कमर में हाथ डालते थे। ये सुनिश्चित करते थे कि ये जो मिनी नरेश के लोग हैं जो यहाँ आ जा रहे हैं, इनके कमर में कोई पिस्तौल वगैरह है या नहीं है। ये सुनिश्चित कर लिया गया कि मिनी नरेश के पास हथियार जो होगा सो होगा, और किसी के पास कोई हथियार नहीं है। ऐसा 8 प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऐसा 8-10 लोगों के साथ किया गया कि वो आ रहे हैं सरस्वती पूजा की ओर पूजा में शामिल होने के लिए, और शंकर दास और मनोज दास का नेतृत्व कर रहे राजकिशोर उनको गले लगने का नाटक कर रहे थे और कमर पर हाथ रखकर चेक कर रहे थे। राजकिशोर उसमें से एक ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर से बम चलाते हैं, जिसका छर्रा मिनी नरेश को लगता है कमर के आसपास। मिनी नरेश वो रेलिंग से कूदते हैं या घायल होकर के वो नीचे गिरते हैं और खिड़की की छज्जी पर वो अटक जाते हैं। गॉड नोज वो कि भागने के क्रम में उस पर अटक गए या उन्होंने अपने को बचाने के लिए तत्काल नीचे भी, अब चूंकि नीचे से भी फायरिंग हो रही थी, फील्ड से भी पूरा मैदान था, बाहर से भी फायरिंग चल रही थी, तो वो सीधे नीचे उतरते तो मारे जाते, तो छज्जी पर थे। तो यहाँ से मिनी नरेश ऐसे निशाने साध रहे थे, ऊपर से फायरिंग हो रही थी। नीचे राजकिशोर जी थे, वो फायरिंग कर रहे, राजकिशोर सिंह थे फायरिंग कर रहे थे। तो मिनी नरेश ने कहा, हो राजकिशोर दा हमें तोरा की बिगाड़ लियो, हमें तोरा की गलती कर लियो, मतलब तुम हम पर क्यों हमला कर रहे हो, तुम तो मेरे भाई हो, आज तुम हम पर क्यों हमला कर रहे हो। लेकिन वहां तो महंत रामलगन दास का आदेश था, चंदेश्वर सिंह की सेटिंग थी, तो उन लोगों ने छज्जी पर जो गोली चलती रही, 5-6 उनके पास स्वचालित पिस्तौल, 5-6 गोली वो मारे, वो छिप करके ऊपर से भी गोली चलती रही, नीचे से भी गोली चलती रही। इतना अधिक कमर के पास, कहीं पेट और कमर के बीच में जांग के आसपास गोली लगी हुई थी, इतना अधिक रक्तस्राव हुआ कि वहीं पर मिनी नरेश ने सरस्वती पूजा के दिन ही दम तोड़ दिया। तो मिनी नरेश के नाम से पूरा मुजफ्फरपुर ही नहीं, बेगूसराय से मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार टर्राता था। मिनी नरेश की हत्या उनके गढ़ में सरस्वती पूजा के दिन पीजी हॉस्टल 5 में हो गई, तो ये चर्चा का विषय हो गया था। हम लोग उन दिनों छात्र थे, हम लोग सरस्वती पूजा अपने गांव में कर रहे थे, हम लोग प्रसाद काट रहे थे, उसी समय का एक खबर आ गई कि मिनी नरेश की हत्या हो गई, मिनी नरेश मारे गए हैं। अब जब इसकी खबर मिनी नरेश के लोगों को लगी, खासकर अशोक सम्राट को लगी खबर कि मिनी नरेश की हत्या चंदेश्वर सिंह ने करवाई है और बेगूसराय के लोगों में चंदेश्वर सिंह फूट डाल रहे हैं, तो अब कैंप मुकाबला संभालने के लिए अशोक सम्राट की एंट्री होती है। मिनी नरेश को एकदम भीड़ भाड़ में, मतलब कि जब कल्पना नहीं की जा सकी इतनी भीड़ में कौन हमला करेगा, और जब उनका सबसे खास शार्प शूटर अशोक सम्राट नहीं है,
उस वक्त मार दिया जाता उस समय मार दिया जाता है। है। और फिर अशोक सम्राट वापस आता है और ये होता है कि अब बदला लेना है। बदला लेना है। जी। तो अशोक सम्राट तब तक मतलब कोई साधारण आदमी नहीं, वो बेगूसराय में अपनी पहचान अपराध की दुनिया में अशोक सम्राट बना चुके थे। वो सोकहारा गांव के निवासी थे, बरौनी रेलवे स्टेशन के पास के, और मजे हुए थे आपराधिक गिरोहों को भी संचालित करना। और अशोक सम्राट के पास 2 पीस AK-47 क्लाशनिकोव जिसको कहते हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के समय रूस के एक वैज्ञानिक मिखाइल क्लाशनिकोव ने इसको इजाद किया था, स्वचालित राइफल को। वो 2 पीस था। तो आप शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में पहला AK-47 M क्लाशनिकोव उस पर लिखा हुआ था। जिन लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने हाथ देखा, उन लोगों ने बताया कि ये हथियार है अशोक सम्राट के पास। तो अशोक सम्राट गुरिल्ला पद्धति में, मतलब वो रेगुलर नहीं रहते थे, वो रहते भी थे और छिप भी जाते थे। और चंदेश्वर सिंह को संरक्षण उधर से मिल रहा था, रघुनाथ पांडे से भी। वो रघुनाथ पांडे के चुनाव में काम आते थे। तो मिनी नरेश को तुरंत हाथ बढ़ाया ब्रजबिहारी प्रसाद ने। ब्रजबिहारी प्रसाद ने हाथ बढ़ाया कि ये बहुत बड़ा हमारे पास एक आदमी मिल जाएगा कि हम मजबूत ताकतवर हो जाएंगे। वो भी रघुनाथ पांडे से लोहा ले रहे थे और उनको भी अपराधियों की जरूरत थी। जैसे इधर चंदेश्वर सिंह थे, चंदेश्वर सिंह से एक बड़ा नाम उधर जो पिछड़ी जाति की राजनीति का उभार हुआ था, उसमें वो राजद के उस समय जनता दल था, उसके बड़े नेता बन गए हुए थे। तो चंदेश्वर सिंह उनका इस्तेमाल करने लगे। तो हॉस्टल में छापेमारी कभी भी हो जा सकती है। तो सम्राट आते थे, अशोक सम्राट हॉस्टल में ठहरते थे, लेकिन जब सुरक्षित लंबे प्रवास पर रहना होता था तो वो ब्रजबिहारी प्रसाद के यहाँ ठहरते थे या मठ में ठहरते थे। ये वही ब्रजबिहारी प्रसाद है जो लालू सरकार में मंत्री रहे, जिनकी बाद में हत्या हुई, जिनका शुक्ला ब्रदर्स वाले एपिसोड में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। वही तो कहा तो ये भी जाता है कि कई लोग अभी भी हैं जो कहते हैं कि ब्रजबिहारी प्रसाद के बेसिक टेलीफोन नंबर से ही फोन जाता था अशोक सम्राट का सब जगह। वो इत्मीनान से वहां रहते थे और वहीं से सब जगह फोन करते थे। तो उनको ठहरने का 2-3 जगह हो गया था। एक हॉस्टल कैंपस हो गया था, एक ब्रजबिहारी प्रसाद के यहाँ हो गया था, और एक इस शहर में कांग्रेस के नेता थे मुन्ना तिवारी मिठनपुरा, उनके यहाँ भी शेल्टर अशोक सम्राट को भी मिल जाता था। अशोक सम्राट के और जो लोग होते थे, लल्लू सिंह, या और एक तरह से कहिए कि अपराध का विश्वविद्यालय ही उनका पैरेलल चलता था। तो जो अपराधी थे वो अलग अलग जगहों पर रहते थे। और अशोक सम्राट कटिहार से गोरखपुर तक रेलवे के ठेके में और दूसरे तरह के ठेकेदारी में अपना दबदबा कायम किए हुए थे। आगे मैं घटना बताऊंगा कि कौन सी ऐसी घटना आई जिससे अशोक सम्राट चर्चित हो गए। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल चंदेश्वर सिंह और अशोक सम्राट की जो अदावत है, बदले की जो बात है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अशोक सम्राट जब भी आते थे वो देखते थे, चंदेश्वर सिंह के मूवमेंट पर नजर रखते थे, और वो बोल्डली गाड़ी चलाते हुए, वो जो मैं बताया आपको कि दामोचक गली है, उससे वो अशोक सम्राट गुजरा करते थे देखने के लिए, और वो AK-47 से लैस होते थे। एक दिन की बात है कि चंदेश्वर सिंह के बेटे का फलदान तिलक था गांव में, पूर्वी चंपारण में, और चंदेश्वर सिंह यहाँ से टेंट का सामान और सारे लोगों को, गेस्ट के स्वागत का सामान, सारा कुछ यहाँ से लदवा रहे थे गाड़ी पर और जाने वाले थे। और उसी दिन एकाएक बाहर से अशोक सम्राट का आगमन होता है मुजफ्फरपुर में, और अशोक सम्राट ने अपनी गाड़ी शिवपुरी की ओर से, दामोद चौक की ओर से छाता चौक की ओर मोड़ दी। जैसे ही अशोक सम्राट की गाड़ी बलाई कैंपस के पास पहुंची तो देखा गया कि चंदेश्वर सिंह माल लदवा रहे हैं, सामान लदवा रहे हैं, बेटे के फलदान तिलक की तैयारी में है, और नजदीक से वो देख रहे हैं। तो लेकिन उनको अफसोस हुआ कि उस समय गाड़ी में AK-47 नहीं रखे हुए थे। तो वो जब करीब आए तो अपना सिर झुका लिया अशोक सम्राट ने कि चंदेश्वर सिंह देख नहीं ले। चंदेश्वर सिंह के इर्द गिर्द भी बेगूसराय के भी कुछ क्रिमिनल रहते थे, तो कोई पहचान लेगा तो बता देगा।
तो कोई पहचाने नहीं, गाड़ी छाता चौक की ओर निकल गई। फिर टारगेट मिस हो गया। टारगेट मिस हो गया। अब देखिए हिम्मत, हौसला और संकल्प। अशोक सम्राट गाड़ी लेकर शहर में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उनका वो AK-47 रखा हुआ था। वो वहां गाड़ी में रखते हैं और फिर दामोचक की ओर से उस रोड में इनकी गाड़ी चंदेश्वर सिंह के आवास की ओर चल पड़ती है। देख रहे हैं, जैसे ही वो चंदेश्वर सिंह के आवास के पास आने वाले थे, देख रहे हैं कि वही चंदेश्वर सिंह है, हथियार तैयार है। उससे कुछ ही पहले 100 मीटर के पहले एकाएक बिजली कट गई, तो अंधेरा छा गया। अंधेरा छा गया तो फिर टारगेट मिस कर रहा है, अंधेरे में कैसे मारेंगे, मिसफायर हो जाए, किसी दूसरे को गोली लग जाए। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धीरे इन्होंने गाड़ी स्लो किया, इनकी गाड़ी धीरे धीरे चंदेश्वर सिंह की ओर बढ़ रही है और चंदेश्वर सिंह ने सिगरेट पीने के लिए अपना लाइटर जलाया और लाइटर जलाया तो लाइटर की रोशनी में चंदेश्वर सिंह का चेहरा चमका और अशोक सम्राट ने कोई चूक नहीं की, वहीं पर गोलियों से भून दिया चंदेश्वर सिंह की। जून 1990 में वहीं पर हत्या हो जाती है। बलाई कैंपस के पास ही, अपने घर के सामने में ही। बेटे की शादी की तैयारी में थे और इस तरह से मिनी नरेश की हत्या का बदला लिया गया। आप कह सकते हैं कि बीरेंद्र सिंह की भी हत्या का बदला लिया गया। और जब चंदेश्वर सिंह मारे गए तो फिर पूरे उत्तर बिहार में नहीं, पूरे बिहार में चर्चा का विषय हो गया कि मिनी नरेश की हत्या का बदला लिया गया। सिर्फ ये चर्चा नहीं चली, बिहार में पहली बार AK-47 गरजने लगा। स्वचालित राइफल से हत्या हुई। अपराध की दुनिया का जो इतिहास है उसमें ये AK-47 से पहली बार फायरिंग करते हुए अशोक सम्राट ने एक नया चैप्टर खोला, एक नया अध्याय खोला। मतलब उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला के पास बाद में AK-47 आई, अशोक सम्राट के पास पहले आ गई। पहले से आ गया। तो अशोक सम्राट ने AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी, बदला ले लिया और अब तो एकदम टेरर हो गया होगा उस आदमी के नाम। टेरर हो गया। अब अशोक सम्राट से पत्ता भी कांपने लगा। पता नहीं अशोक सम्राट कब कैंपस में आ जाए, पता नहीं शहर में कहाँ प्रकट हो जाए। लेकिन अशोक सम्राट गुरिल्ला पद्धति में आते थे, पुलिस की भी छापेमारी होती थी और अशोक सम्राट छिप भी जाया करते थे और ज़्यादा उनको शेल्टर मिलता था ब्रजबिहारी प्रसाद के। अशोक सम्राट कांग्रेस विधायक हेमंत शाही से भी जुड़े हुए थे। हेमंत शाही 1990 में वैशाली विधानसभा चुनाव हार चुके थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन पूरे बिहार में, चूंकि वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर LP शाही के लड़के थे, तो पूरे बिहार के जितने बड़े बड़े माफिया डॉन थे वो हेमंत शाही से थर्राते थे, या कहिए कि हेमंत शाही से थोड़ा सा संरक्षण भी पाते थे। तो आपने पहले बताया जो हमारे पिछले एपिसोड में कि हेमंत शाही का भी हत्या हो जाती है और उसमें ब्रजबिहारी का नाम आता है। जी। तो अशोक सम्राट दोनों के लिए काम कर रहे थे। अशोक सम्राट ब्रजबिहारी प्रसाद से भी जुड़े हुए थे और आगे मैं बताऊंगा कि अशोक ब्रजबिहारी को हेमंत शाही से भी संरक्षण मिल रहा था। ब्रजबिहारी 1990 में विधायक बन जाते हैं, हेमंत शाही 92 में विधायक बनते हैं, 2 वर्ष बाद बनते हैं। लेकिन हेमंत शाही का बड़ा नाम था क्योंकि वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर LP शाही के लड़के थे और बिहार के जितने बड़े डॉन थे उनसे थर्राते थे, उनके संरक्षण में थे, उनके नीचे थे, वो उनको भैया कहते थे। तो यहाँ पर ब्रजबिहारी की लड़ाई रघुनाथ पांडे से चल रही थी और रघुनाथ पांडे से चुनौती LP शाही को मिल रही थी और कुछ पारिवारिक रंजिश भी LP शाही के परिवार में और रघुनाथ पांडे के परिवार में शुरू हो गई थी। शुरू के दिनों में जब वो नगरपालिका के अध्यक्ष होते थे, रघुनाथ पांडे भी LP शाही के सहयोगी कहलाते थे, LP शाही के आदमी कहलाते थे, सहयोगी कहलाते थे। मुजफ्फरपुर में जो SK मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, उसकी स्थापना दोनों ने मिलकर की थी। LP शाही ने श्री कृष्ण शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी, जिसके कुलपति LP शाही थे और कुल सचिव रघुनाथ पांडे थे। मतलब रघुनाथ पांडे LP शाही के खास सहयोगी थे। मतलब राजनीति में इनकी कभी करीबी रहे, फिर दुश्मनी हो गई, फिर बाद में जब रघुनाथ पांडे का कद बढ़ने लगा तो वो खुद देखे कि हम ही क्यों नहीं यहाँ पर
बट मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये राजनेता अपना काम कर रहे थे, जब ये गोलियां चलना शुरू हुई 80 के दशक से शुरू हो गए और 90 के दशक और जब 91 92 90 97 98 तक तो एकदम, तो इस दौर में पुलिस प्रशासन कहाँ था और अशोक सम्राट जैसे लोग कब तक पनपे, ये कब तक चलते रहे, कब तक ये कैसे मारे गए फिर आगे चल के? 90 में सरकार बन गई थी, ब्रजबिहारी प्रसाद विधायक बन गए थे, दबंग विधायक थे, सत्ताधारी दल के विधायक थे, उनको सहयोग दे रहे थे अशोक सम्राट। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अशोक सम्राट को प्रशासन से भी कुछ संरक्षण मिल रहा था। जी। रघुनाथ पांडे की शहर में घेराबंदी हो रही थी, तो और अशोक सम्राट भी सतर्क थे दो कारणों से। एक तो इंटरनल फूट पड़ जाए तो कोई अंदर का ही कोई कई बार मार देता है, छोटा प्यादा भी बड़े बॉस को मार डालता है, जैसे बुटकुल शुक्ला को मार दिया, मार दिया गया था, या फिर विरोधी भी कुछ, तो एक जगह नहीं ठहरना है। और वो ज्यादा ब्रजबिहारी प्रसाद के यहाँ ठहरते थे अगर मुजफ्फरपुर में आते थे, और उस समय तक अशोक सम्राट का बड़ा नाम आ गया था। अब मैं उस घटना की चर्चा करने चला हूं जिससे पूरा बिहार थर्राया था, यहां से दिल्ली तक एक अलग चैप्टर लिखा गया था। जी। वो घटना है कि 1989 में एलपी शाही मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे जॉर्ज फर्नांडिस से। उस चुनाव में कांग्रेस के जो विधायक लोकल थे रघुनाथ पांडे ने, कहा जाता है कि उन्होंने एलपी शाही की ठीक से मदद नहीं की थी। रघुनाथ पांडे का अपना मंसूबा था कि अब हम बड़ा हैं, और रघुनाथ पांडे के लोगों की शिकायत थी कि जब एलपी शाही बहुत पावर में थे, चंद्रशेखर सिंह मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल का गठन एलपी शाही कर रहे थे, तो चाहते एलपी शाही तो अपने सहयोगी खास आदमी रघुनाथ पांडे को मंत्री बनवा सकते थे, लेकिन एलपी शाही ने रघुनाथ पांडे को नहीं बनवा करके अपने एक रिश्तेदार बिस्मोहन शर्मा को मंत्री बनवा दिया था। तो रघुनाथ पांडे कैंप में इस बात का मलाल था कि एलपी शाही अब हमको ज़्यादा उभरते हुए नहीं देखना चाहते हैं। 89 के इलेक्शन में एलपी शाही हारे, रघुनाथ पांडे का पूरा ठीक से सहयोग नहीं मिला। हालांकि आज भी रघुनाथ पांडे के लोग कहते हैं कि नहीं, उस समय बोफोर्स कांड की वजह से कांग्रेस के खिलाफ माहौल था और एलपी शाही के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, इसलिए उनकी हार हुई थी। लेकिन शहर के लोग मानते हैं कि रघुनाथ पांडे और एलपी शाही में जो दूरी थी, इस वजह से हार हुई थी। अब आइए, कुछ ही दिनों के बाद 91 में फिर से उपचुनाव हो गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई थी और फिर पूरे देश में चुनाव हो गया। तो उस चुनाव की जो बात है, उसमें रघुनाथ पांडे यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाते हैं मुजफ्फरपुर से, और उधर से जॉर्ज फर्नांडिस बनते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल के कैंडिडेट बनते हैं, रघुनाथ पांडे कांग्रेस के कैंडिडेट बनते हैं, और आरक्षण की राजनीति से माहौल गर्मा गया हुआ है और शहर में ही कैंप कर रहे हैं। आदापुर के विधायक हैं ब्रजबिहारी प्रसाद, जो जॉर्ज फर्नांडिस की मदद कर रहे हैं। तब रघुनाथ पांडे के चरित्र हनन की एक पटकथा लिखी गई, एक ऐसी साजिश रची गई कि रातों रात रघुनाथ पांडे की छवि को धूमिल कर दिया गया, दागदार कर दिया गया, और उस लड़ाई में एक टेरर के रूप में अशोक सम्राट की एंट्री होती है। उसकी पटकथा ब्रजबिहारी प्रसाद ने लिखी थी और कुछ हद तक हेमंत शाही ने भी लिखी थी, एलपी शाही के लड़के ने। आप कह सकते हैं कि अशोक सम्राट हेमंत शाही के अंडर में थे, खास आदमी थे हेमंत शाही के, ब्रजबिहारी प्रसाद के भी सहयोगी थे। दोनों ने मिलकर रघुनाथ पांडे से बदले की भावना से, चूंकि रघुनाथ पांडे ने 89 के लोकसभा चुनाव में मदद नहीं किया था, तो अशोक सम्राट ने एक पत्र जारी किया पूरे शहर के, पूरे मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र के मतदाताओं के नाम। जॉर्ज फर्नांडिस के इलेक्शन में, समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के इलेक्शन में प्रतिद्वंदी के चरित्र हनन के लिए इतनी गंदी घिनौनी साजिश रची गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि रघुनाथ पांडे दूध के धोले हुए थे। रघुनाथ पांडे के द्वारा भी अपराधी गिरोहों को संरक्षण दिया जाता था बूथ पर काम लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से हत्या के झूठे कांडों में, अपहरण के कांडों में, किसी आपराधिक वारदात में जो मुजफ्फरपुर में गैंग वार चल रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे लोग, उन सारे कांडों में रघुनाथ पांडे का नाम जोड़ा गया कि इन्होंने ही, इन्हीं की देख रेख में ये घटना घटी थी। मेरे पास वो पत्र है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं
कि वो पत्र आज भी मेरे ही पास है। आप उसको पत्र कह सकते हैं, पर्चा पंपलेट कह सकते हैं, आप चाहे तो अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, अभी दिखा सकते हैं वो पत्र। और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं, मैं जब पढ़कर सुनाऊंगा तो दर्शक चौंक जाएंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस की जीत सुनिश्चित करने के लिए अंडरवर्ल्ड के टेरर माफिया सरगना अशोक सम्राट का कैसा उपयोग हो रहा था। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इतनी बड़ी साजिश से जॉर्ज फर्नांडिस भी अवगत थे। ऐसा नहीं है कि जॉर्ज फर्नांडिस को वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, उनके क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक माफिया सरगना का उपयोग हो रहा था, और एक पत्र जिसमें बहुत सारी भ्रामक बातें लिखी गई थी। और वो पत्र उसका आपके पास है? अभी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वहां से पन्ना लाइए, वहां पर रखा हुआ है। मैं दर्शकों को दिखला दूं, यही ये पत्र जारी किया गया था, इन लोगों का हत्यारा कौन। इसमें मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक के कई हत्याकांडों, कई बड़े बड़े अपहरण कांडों का जिक्र है, और इन सब से रघुनाथ पांडे का नाम जोड़ा गया था। इसमें जो सब गंभीर आरोप रघुनाथ पांडे पर लगाए गए हैं, इनमें से अधिकांश आरोपों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कैसे रघुनाथ पांडे को के चरित्र हनन के लिए, कैसे जॉर्ज फर्नांडिस जो आगे चलकर देश के रक्षा मंत्री बनते हैं, उनकी जीत सुनिश्चित कराने के लिए किस तरह का हथकंडा अपनाया गया था। दर्शक ये जान ले कि वो मोबाइल का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया का नहीं जमाना था। रघुनाथ पांडे के पास सफाई देने के लिए कोई समय नहीं था। वो सफाई देते देते तब तक, और किस किस चीज की सफाई देते, समय निकल गया। शहर में जो गैंग वार चल रहा था, उसमें जो हत्याएं हो रही थी, उस सब में इनका नाम जोड़ दिया गया था कि इनका हत्या कौन, इनका हत्या कौन। इसमें सबसे ऊपर नाम दिया गया है ललित नारायण मिश्र की हत्या किसने करवाई। ललित नारायण मिश्रा रेलवे मिनिस्टर, बम से जो मुड़े, बम कांड, उसमें सीबीआई जांच हुई थी, और उसमें सीबीआई जांच का एक सिरा रघुनाथ पांडे जी से भी जुड़ा था। तो वहां का भी जिक्र है। कैलाश विजराजिका की हत्या, राम अवतार बंका, राधा मोहन सिंह अमर टॉकीज के पूर्व मैनेजर जिनकी हत्या हुई वो कौन, राजकिशोर सिंह जो दीपक टॉकीज के पूर्व मैनेजर थे, इनका कैसे हार्ट अटैक से मौत हुआ, कैसे ये हो गया। उसके बाद बहुत सारे अपहरण कांडों का जिक्र है। रामसागर मिश्र पूर्व रजिस्ट्रार के, इसमें जो घटनाएं हैं उसमें नाम बदले हुए हैं, इसमें गलत लोगों का नाम दिया हुआ है। अशोक सम्राट ने इनके खिलाफ चिट्ठी जारी करके चुनाव हरवा दिया इनको। यूं ही चिट्ठी जारी नहीं की, अशोक सम्राट शहर में मोहल्लों में घूमे, गन्नीपुर में घूमे, कलमबाग चौक के आसपास के पंखा टोली में घूमे, दामोचक में घूमे, और जाते थे तो इसमें लिखा हुआ है कि वोट डालिएगा तो मारे जाइएगा, वोट नहीं डालिएगा तो मारे जाइएगा। अच्छा, ओ, ये चिट्ठी इसमें जो है, मतलब अपने इसके साथ साथ वो ये भी लिखवा देते थे। लाइए ना, पढ़ के सुनाए थे थोड़ा हाँ। तो बहुत सारे लोग घर में डूब के रह गए इलेक्शन में, बहुत सारे लोग गांव चले गए, लोग थर्रा गए कि एक माफिया सरगना जिसने मिनी नरेश की हत्या का बदला लिया है, जिसने चंदेश्वर सिंह को AK-47 से मारा है, उसे एक डेढ़ दशक पहले से ही बेगूसराय के नाम से मुजफ्फरपुर थर्राता था, और मुजफ्फरपुर का नहीं पूरे बिहार का माफिया सरगना अंडरवर्ल्ड डॉन अशोक सम्राट उनके दरवाजे पर खड़ा है। और ऐसे खास खास लोगों के दरवाजे पर जो चुनाव में रघुनाथ पांडे के लिए अलग अलग बूथ पर कमान संभाला करते थे। 1990 में रघुनाथ पांडे रिकॉर्ड मतों से जीते थे, 81 बूथ पर रीपोल कराया गया था, बूथ रद्द हुआ था, फिर भी 51,000 वोटों से रघुनाथ पांडे जीते थे। उस रघुनाथ पांडे को 91 के लोकसभा चुनाव में जो घेराबंदी हो रही थी, इसमें खुलेआम अशोक सम्राट मुजफ्फरपुर की सड़कों पर मोहल्लों में घूम रहे थे। और इसमें से मैं बानगी के तौर पर कुछ पंक्तियां सुना देता हूं आपको और दर्शकों को। इससे इमेजिन किया जा सकता है कि रघुनाथ पांडे की हार सुनिश्चित करने के लिए कहिए, या जॉर्ज फर्नांडिस की जीत सुनिश्चित करने के लिए ब्रजबिहारी प्रसाद ने कितना बड़ा गेम, कितनी बड़ी पटकथा लिखी थी, कितना ये स्क्रिप्ट लिखा गया था बंद कमरे में। इसमें झूठी सच्ची कहानियों की भरमार है जी। तो कुछ मैं बानगी सुना देता हूं। इसमें एक जगह है, हाँ तो क्या समझे,
इश्क कीजिएगा तो मरिएगा, पैसा दीजिएगा तो मरिएगा, मुजफ्फरपुर में नेता बनने का ख्वाब देखिएगा तो मरिएगा, ठिका कीजिएगा तो भी मरिएगा, और हम कहते हैं कि अगर वोट दीजिएगा तो भी मरिएगा। अब किसे वोट दीजिएगा तो भी मरिएगा, इसका अनुमान आप लगाइए। आदमी सिर्फ गोली खाकर नहीं मरता, बल्कि ऐसे जनप्रतिनिधि को साथ देकर भी मरता है, ऐसे जनप्रतिनिधि को साथ देकर भी मरता है। एक माफिया डॉन कैसे तैयार कर रहा है, एक दिग्गज समाजवादी जॉर्ज फर्नांडिस के जीत के लिए रास्ता कैसे बना रहा है, उसकी चंद पंक्तियां है, आगे है। हाँ, एक बात है, अगर आप इनके साथ हैं तो आपके दुश्मन को भी ये सरेआम मरवा देंगे। रघुनाथ पांडे की ओर इशारा किया जा रहा है। चिंता मत कीजिए, पुलिस केस नहीं होंगे। उदाहरण स्वरूप कौशलेंद्र शुक्ला और छोटन शुक्ला के भाई के तिलक के अवसर पर अजय कुमार की हत्या की गई और उसके खुशी में एक भोज हुआ जिसमें प्रशासन भाग लिया। आपको इसमें गंध मिल रही है कि कैसे छोटन शुक्ला बंधुओं से अशोक सम्राट की लड़ाई चल रही थी। छोटन शुक्ला के पिता रामदास शुक्ला की हत्या हो चुकी थी, वो भी ठेकेदारी में अपना वर्चस्व चाहते थे और वो अपने को लोकल मानते थे। यहाँ हम हैं और बेगूसराय के लोग बाहर से आए हुए रंगदारी कर रहे हैं, तो एक लड़ाई का मोर्चा इधर छोटन शुक्ला से भी था। छोटन शुक्ला रघुनाथ पांडे से जुड़े हुए थे और अशोक सम्राट ब्रजबिहारी से जुड़े हुए थे, तो फिर छोटन शुक्ला का भी नाम आ रहा। आप इस अनुमान लगाइए कि किसके किससे चर्चा चल रही है। यह मत कहिए कि आपकी मारुति गाड़ी भी रघुनाथ पांडे ही छिनवा दिए, वो ऐसा नहीं करते, केवल आदेश देते हैं। हीरो होंडा मोटरसाइकिल के इंजन को निकालकर ये छोटा जनरेटर भी बनवा देते हैं और बहुत बड़े कारोबारी हैं। बस पर बहुत दिन काम करने का अनुभव है। बस ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े कारोबारी थे रघुनाथ पांडे। तो अब इसमें इन पर आरोप लगवाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल छिनवाते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये समझ में आ रहा है कि जो माफिया है अशोक सम्राट जो AK-47 चला रहा है, उसका इंटरेस्ट अब पॉलिटिक्स में आने लग गया। तो आगे चल के क्या वो भी पॉलिटिक्स में एंटर करता है? हाँ, 1995 के चुनाव में अशोक सम्राट को बिहार पीपुल्स पार्टी ने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बीपीपा प्रत्याशी बनाया। मतलब ये आनंद मोहन की पार्टी है। आनंद मोहन की पार्टी ने पहले वहां एक पत्रकार ब्रजेश कुमार को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद आनंद फानंद में अंतिम समय में इनको प्रत्याशी बना दिया गया। ब्रजेश कुमार के पास इतना ही मौका नहीं था कि वो अलग हट सके मैदान से, तो वो सिंबॉलिक रह गए थे और वो बहुत गहमा गहमी की लड़ाई हुई थी। ये जनता दल के प्रत्याशी थे बसावन प्रसाद भगत, जो आगे चलकर मंत्री भी बने थे, उनसे लड़ाई हुई थी और उसमें भूमिगत रहते हुए छिप करके ये प्रचार करते थे। और इनकी पत्नी दिव्या सम्राट भी कुढ़नी क्षेत्र में प्रचार करती थी बिहार पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट अशोक सम्राट के लिए। दिव्या सम्राट के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो कुढ़नी क्षेत्र की ही मूल निवासी थी। उनके पिता इंजीनियर थे जो पटना में रहते थे और अशोक सम्राट की बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। आप मिले थे कभी? मिले हुए थे। उन दांत चमकती रहती थी, कोई पान कसेली गुटखा का कोई दाग, कहीं कोई निशान नहीं, पर्सनालिटी भी बहुत शानदार। तो न जाने कैसे दिव्या सम्राट भी बला की खूबसूरत थी, इनका दिल आ गया था। अशोक सम्राट जब यहाँ से चलते थे पटना, तो चलते चलते किसी फ्लाईओवर पर, कहीं किसी सड़क किनारे, कहीं पुल के पास उनकी गाड़ी रुकती थी और वो उतर जाते थे और उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती थी। लोग, उनके खास लोग भी नहीं जानते थे कि अशोक सम्राट कहाँ जा रहे हैं। अशोक सम्राट अपने गुप्त अड्डे पर दिव्या सम्राट से मिलने जाया करते थे। तो वो दिव्या सम्राट प्रचार कर रही थी, अशोक सम्राट भूमिगत होकर के पुलिस पीछा कर रही थी और सरकार लालू प्रसाद की सरकार थी और अशोक सम्राट चुनाव लड़ रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो चुनाव कितना गहमा गहमी वाला चुनाव रहा होगा। मुजफ्फरपुर शहर से सटा हुआ कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र था वो। मैं बता रहा था कि अशोक सम्राट अपने ससुराल के क्षेत्र से चुनाव लड़े। दिव्या सम्राट का मायका कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के कमतौल में था। तो अशोक सम्राट भूमिगत थे, लेकिन वो अपने दस्ते के साथ वो चुनाव प्रचार करते थे, गुप्त रूप से गुरुल्ला पद्धति से प्रचार करते थे। और इधर दिव्या सम्राट अपने भाई के साथ और एक उनके मित्र थे जो अभी भाजपा के नेता हैं अमिताभ कुमार, ऐसे जो साफ सुथरी छवि के लोग होते हैं, उनके साथ
दिव्या सम्राट प्रचार करती थी। लेकिन आनंद मोहन जो 94 में उनकी पत्नी जीत गई थी और जीव कृष्णैया हत्याकांड के बहाने लालू प्रसाद ने जो उसमें एफआईआर दर्ज कराया था, उसमें एक खास जाति के लोगों को जिस तरह से अभियुक्त बनाया था, अगली जाति के लोगों को, उससे जो जातीय विद्वेष का जहर घोला गया था, उसका असर 94 के बाद 95 के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा था। बड़ी तगड़ी गोलबंदी हुई और उस चुनाव में अशोक सम्राट हार गए। लेकिन उस हार से अशोक सम्राट के छवि पर, सेहत पर, रुतबे पर, हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि आपको बताते चलूं कि रघुनाथ पांडे की जो हार हुई, उससे पूरे बिहार में ही नहीं दिल्ली तक चर्चा का विषय हो गया कि अशोक सम्राट ने पानी पीने के लिए भी मौका नहीं दिया। हालांकि रघुनाथ पांडे हारे थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि बहुत तरह की गड़बड़ियां की गई हैं, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में गए थे और उसमें रघुनाथ पांडे के फेवर में फैसला भी आ गया था। लेकिन तब तक 5 साल का समय बीत गया था और जॉर्ज फर्नांडिस आसानी से 5 साल का अपना कार्यकाल सांसद के रूप में पूरा कर लिए थे। तो वो अशोक सम्राट हार गए। लेकिन अशोक सम्राट पूरे अंडरवर्ल्ड में गोरखपुर से लेकर इधर कटिहार तक रेलवे के ठेका में, दूसरे ठेकों में नाम कमा रहे थे और दबदबा था, रुतबा था। मुजफ्फरपुर में आना जाना कम हो गया था उसके बाद, क्योंकि उनको साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था। उस समय सूरजभान सिंह की कोई हैसियत नहीं थी, वो तो वहाँ पर कहलाते थे सुरजा, बाद में वो सूरजदा हुए, अब सूरजभान सिंह हो गए। अशोक सम्राट के बाद फिर उस तरह का डॉन माफिया सरगना उस स्तर का, उस लेवल का नहीं उभरा। अब अशोक सम्राट का कार्यक्षेत्र पटना होता था, कभी रांची रहते थे, कभी वो गोरखपुर होते थे, कभी दिल्ली होते थे। वो छिपकर रहते थे और अपना व्यावसायिक कार्य, अपना आपराधिक साम्राज्य का संचालन वो कर रहे थे। उनमें बिहार के जितने बड़े बड़े डॉन होते थे वो उनके सहयोगी होते थे, मित्र होते थे, साथी होते थे। तो चुनाव चल रहा था, एक तरफ अशोक सम्राट भूमिगत प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ उनकी पत्नी जो है वो प्रचार कर रही थी। गैंगस्टर जो है टर्न टू पॉलिटिशियन बनने जा रहा था, जैसे बाकी गैंगस्टर्स ने किया। चुनाव कैसा था? मैं आपको बताऊं कि उन दिनों नवभारत टाइम्स का मैं कॉरेस्पॉन्डेंट था। मैं नवभारत टाइम्स के लिए चुनाव में खबरें लिख रहा था, इसलिए पूरी घटना मुझे अच्छी तरह याद है। और एक बात बताऊं कि उसी चुनाव में टीएन शेषन का नाम उभरा था और टीएन शेषन ने बिहार में चुनाव को कई खंडों में विभाजित किया था ताकि एक एक बूथ पर फोर्स दिया जाए। चुनाव लंबी अवधि तक कई चरणों में चुनाव कराया गया था। तो जब आधे चुनाव के दौरान मैं नवभारत टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट था, एकाएक चुनाव के दौरान ही नवभारत टाइम्स का पटना संस्करण बंद हो गया था और मैं 2 दिन के अंदर मुझे आर्यावर्त से ऑफर मिला और मैं आर्यावर्त का कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया था। तो मैं पूरे चुनाव पर नजर रख रहा था। चुनाव क्षेत्र में कोई गाड़ी आती थी तो जल्दी लोग जाते नहीं थे कि पता नहीं उसमें अशोक सम्राट तो नहीं। लोग फर्राते थे और क्या होगा कहना मुश्किल है, इतने बूथ लूटे जाएंगे, ये होगा। हालांकि उस तरह से बूथ लूट की वारदात नहीं हुई। चुनाव बड़ी गहमागहमी वाली रही, गोलबंदी हुई, जातीय ध्रुवीकरण हुआ। अशोक सम्राट हार गए, लेकिन अशोक सम्राट उस चुनाव के बाद ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में नहीं रहे। फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो चुनाव हुआ था और 5 मई 1995 को एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जिस सम्राट अशोक को कोई पहचानता नहीं था, पुलिस भी नहीं पहचानती थी। एक दोनों में एक संजोग है शिव प्रकाश शुक्ला और अशोक सम्राट में कि दोनों की तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। अशोक सम्राट को तो न पुलिस पहचानती थी और न ही दूसरे लोग पहचानते थे। मुझे देखने का, बातचीत करने का मौका मिला था, अशोक सम्राट से बातचीत का मौका मिला था, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते थे। तो एक घटना घटी, सोनपुर में एक टेंडर था, रेलवे का टेंडर था और उन दिनों सम्राट अशोक की ये छवि थी, ये रुतबा था कि बिहार में कहीं बिस्कोमान का हो, किसी विभाग का टेंडर हो, मर्जी अशोक सम्राट की चलती थी। तो वे अपने नीले रंग की गाड़ी से चले थे पटना से
और गांधी सेतु होते हुए हाजीपुर होते हुए उन्हें जाना था सोनपुर टेंडर में। लेकिन इस बीच हाजीपुर के पासवान चौक पर पुलिस इंस्पेक्टर शशिभूषण शर्मा थे, गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उनकी गाड़ी में हथियार थे। पुलिस को देखते हुए उन्होंने गाड़ी को पूरब की दिशा में मोड़ दिया और पुलिस को भी आशंका हुई। शशिभूषण शर्मा ने भी पीछा शुरू किया। भागते गए अंत में एक जगह स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दी और वो हथियार लेकर अपने लोगों के साथ पैदल भागने लगे। भागते भागते एक गांव में एक सूने मकान में घुस गए। वहां एक अंदर एक विधवा महिला थी। उस गांव में डकैती की वारदात हो रही थी, अपराध का बोलबाला था। आप सोच सकते हैं जंगल राज का समय था 1995। कब किसके यहाँ डकैती हो जाए, कब अपराधी आ जाए। तो लोगों को लगा कि कोई बहुत डकैत आ गया है दिन में ही लूटने के लिए। उस घर को ग्रामीणों ने घेरना शुरू किया और घेरते घेरते बाद में वो महिला निकली और उस बीच पुलिस भी आ गई, पीछे से शशिभूषण शर्मा भी आ गए। ग्रामीणों ने उस घर में जब आग लगा दी तो मजबूरी में सम्राट को फायरिंग करते हुए निकलना पड़ा और चारों तरफ से लोगों ने हल्ला बोलकर घटना स्थल पर ही अशोक सम्राट की हत्या कर डाली। पुलिस ने रिटेलिएट किया? पुलिस ने नहीं, भीड़ ने। लेकिन मारने वाली भीड़ को ये नहीं पता था कि ये अशोक सम्राट है। अगर लोगों को ये पता होता कि ये अशोक सम्राट है तो शायद लोगों की भीड़ वहां जाने की हिम्मत नहीं करती। एक तो पुलिस पीछा कर रही थी, उस पुलिस को भी नहीं पता था कि हम किसका पीछा कर रहे हैं, सिर्फ जान समझ रही थी पुलिस की। लेकिन पुलिस से फाइलों में तो दर्ज है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया अनजाने में, भीड़ ने घेरा, मारा और फिर गोली चली तो पुलिस ने भी रिटेलिएट किया गोली। शशिभूषण शर्मा उससे फिर वो अवार्ड भी ले लिए, उनका प्रमोशन भी हो गया। लेकिन आप उस गांव में जाएंगे, लोग कहते हैं कि ग्रामीणों के हाथ से मारे गए थे अशोक सम्राट, अनजाने में मारे गए थे। मारने वाली भीड़ भी नहीं जानती थी कि हम अशोक सम्राट को मार रहे हैं। और जो पुलिस आ रही थी, पुलिस को भी नहीं पता था जो कि जिसको मारा गया या जिसका पीछा हम कर रहे हैं वो अशोक सम्राट ही है। इस तरह से एक दुर्दांत अंडरवर्ल्ड सरगना वो धोखे में मारा गया। मतलब अगर पता होता गांव वालों को तो गांव वाले हिम्मत भी नहीं करते, हिम्मत नहीं करते उस मकान तक जाने की, हिम्मत नहीं करते। तो वो ये इतनी गुथी हुई कहानी है। मैं जब आपसे सुन रहा हूं कि कैसे उसका उदय होता है, ठेकेदारी करता है और तमाम चीजें करता है, और जब उसको मारा जा रहा होता है, जो ऐसा बताते हैं कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी दो ही जो मृतक थे, जो उसके साथी, उसकी पहचान हो गई थी। इन अशोक सम्राट की पहचान पुलिस भी नहीं कर पाई, बाद में परिवार वालों ने की। तो ये कहानी बताती है, जैसे मैं सुन रहा हूँ तो कई बार रोंगटे खड़े होते हैं, कई बार जो है आंखों के सामने वो दृश्य गुजरता है कि रेलिंग पे एक व्यक्ति बैठा है, बम चल रहा है, गोली चल रही है, फिर वो लाइटर जल रहा है तो निशाना लग रहा है, फिर ये भाग रहा है तो फिर। लेकिन इससे जो मुझे लार्जर पर्सपेक्टिव सर समझ में आया वो ये कि जिन गैंगस्टर को आज लोग उतना नहीं जान रहे हैं या उस दौर में जिनका इतना टेरर होता था, ये सिर्फ आतंक नहीं मचा रहे थे, ये राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, दिल्ली तक की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस जैसा लेजेंड नेता जो वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर है, उनके चुनाव में वो इन्वॉल्व होता है। यहाँ की जो पटना की राजनीति तय हो रही है उसमें भी वो तय कर रहा होता है। इसीलिए हमने ये सीरीज शुरू की और इस पर बातचीत करना शुरू किया। और अच्छा लगा कि आप जो है इतने अच्छे से बता रहे हैं कि जैसे लग रहा है सब कुछ आपने चूंकि देखा है तो हम लोगों के सामने से भी वो गुजर रहा है। ये महज संजोग था, एक कांग्रेस विधायिका के आवास पर मैं था और अनायास एकाएक वहाँ पर अशोक सम्राट का आगमन हो गया था। अशोक सम्राट वहाँ मिलने आए थे और कुछ बात हो रही थी तो मुझे भी बताया गया। बहुत दिव्य भव्य पर्सनालिटी थी, देख करके नहीं कहा जा सकता था कि हाँ ये वही अशोक सम्राट। कोई कहता कि कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई फिल्म सूट पहनता था वो आदमी। लेकिन ऐसे अपराधियों को एक टाइम के बाद लोग हीरो बनाने लग जाते हैं, ये गड़बड़ चीज होती है। यही 1990 के बाद जो बिहार की राजनीति हुई, जिसमें दमन शुरू हुआ, सत्ता पक्ष के द्वारा कुचला जाना शुरू हुआ, तो लोग अपराधियों में अपना हीरो खोजने लगे, अपना रॉबिन हुड खोजने लगे। और कहिए कहीं लोग विवश भी हो रहे हैं। चुनाव में उनकी बात नहीं चल रही है, चुनाव में उनके कैंडिडेट को हरा दिया जा रहा है। किस तरह से रघुनाथ पांडे को हराया गया आप तो ये देख रहे हैं। ये उस दौर की बात है जहां कहीं हीरो शहाबुद्दीन है, कहीं हीरो अशोक सम्राट हैं, कहीं हीरो छोटन शुक्ला हैं, कहीं मुन्ना शुक्ला हैं। ये तमाम कहानी है और ये
बिहार के अंडरवर्ल्ड और बिहार के जो राजनीति में अपराध है उसकी कहानी है। तो ये पूरी कहानी हमने विभेश त्रिवेदी सर की जुबानी सुनी और हमारी कोशिश यही है कि जो दूर दराज के शहरों में, गाँव में बैठे तमाम विद्वान हैं, जो स्टूडियो में बैठकर चिल्ला चोट नहीं करते, लेकिन उनके ज्ञान को वो मंच या वो स्थान नहीं मिला या उन्हें नहीं दिखाया गया, वो आप तक पहुंचाए। और इसी कड़ी में हमने विवेश जी से बात की और ये हमारी जो सीरीज है 12 बोर, ये ऐसे ही जारी रहेगी। बिहार के तमाम गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन जिन्होंने राजनीति में अपराध के जरिए एंट्री की और लंबे वक्त तक राज किया। ये एपिसोड अशोक सम्राट पर था। आपको कहानी कैसी लगी? गैंगस्टर अशोक सम्राट, जिसकी तुलना श्री प्रकाश शुक्ला से होती है, और आपने पाया होगा कि कितनी जगह सिमिलरिटी है। तो अगली एपिसोड, अगला कहानी किस पर होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पेज।